हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 64 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो कि 2019 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चे इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आप बच्चों के लिए सॉल्व करा दिए हैं। अब इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको सॉल्व कराएंगे और बताएंगे किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी साइड स्क्रीन पर देखिए, आपको ये क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा होगा। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज बैलेंस, then how do we talk about surplus or deficit in the balance of payment of a country? Explain it। यानी कि अगर किसी देश का भुगतान से सदैव संतुलित रहता है तो फिर हम एक देश के भुगतान से इसमें संतुलन में या अधिशेष या घाटे के बारे में किस तरह बात करते हैं, इसे समझाइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इससे पहले हमने ऑलरेडी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है वो किया हुआ है, तो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से लिखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं इस वीडियो के बाद जोड़ दूंगा जिससे कि आपको कंसेप्चुअली आपको टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भुगतान शेष जो होता है वो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का लेखा है। तो भुगतान शेष में 2 प्रकार के अकाउंट बनाए, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक भी तो बताना पड़ेगा ना। आप सीधा अकाउंट मत शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आप बताइएगा भुगतान शेष क्या होता है। सबसे पहले शॉर्ट में बताना है, ये सबसे पहले आपको बताना है कि भुगतान शेष क्या होता है। आप पहले बताइए भुगतान शेष का अर्थ क्या है। फिर आप बताइएगा कि भुगतान शेष में 2 प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। अगर आपके पास लगता है कि आपको पता है तो आप चालू खाते और पूंजी खातों के बारे में थोड़ा बहुत और बता सकते हो कि चालू खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं, पूंजी खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं। तो ये भी आप इसमें डिटेल में थोड़ा बहुत जोड़ सकते हो। तो आपको जो बेसिकली फोकस करना है, क्योंकि आपको यह बताना है कि भुगतान से इसका जो चालू खाता है और पूंजी खाता है, जब इसका हम ओवरऑल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं समुचित भुगतान शेष। समुचित यानी कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। तो लेखांकन की दृष्टि से जो समुचित भुगतान शेष है वो हमेशा संतुलन में रहता है, क्योंकि समुचित भुगतान शेष दोहरी लेखांकन प्रणाली पर आधारित है। तो ये आपको समझाना है कि दोहरी लेखांकन प्रणाली पर आधारित है, यानी कि भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते में घाटा हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते द्वारा और पूंजी खाते और चालू खाते के अधिक को पूंजी, दोबारा से बोल देता हूं, चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिक के द्वारा और चालू खाते के अधिक को पूंजी खाते के घाटे के द्वारा समायोजित कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चों आप ये भी बता सकते हो कि भुगतान से जो है वो लेखांकन की दृष्टि से संतुलित होता है, क्योंकि दोहरी लेखांकन प्रणाली है। तो आप एक टेबल बना के स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर में आप समझा दीजिए कि किस तरीके से भुगतान से संतुलित होता है। लेकिन भुगतान से सदैव संतुलित नहीं होता, बल्कि कुछ मदें होती है जो समायोजक मदें होती हैं। समायोजक मदें जैसे उधार है, जैसे उधार है, ठीक है, एक उधार हो सकता है। जैसे उधार की जगह आप मान लीजिए कोई गोल्ड है या फॉरेन रिजर्व है, विदेशी कोष है, या आप मान लीजिए आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया एसडीआर है, ठीक है। किसी भी माध्यम से हम भुगतान से, ये सारे के सारे समायोजक मदों में शामिल की जाती है, यानी कि इनके माध्यम से एक देश वास्तव में जो भुगतान से इसमें घाटा या अधिक हुआ है उसको समायोजित करता है। यानी कि लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष बराबर होता है, क्योंकि चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते द्वारा समायोजित कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक में देखोगे तो घाटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक देश है, मान लीजिए भारत है, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो कुल आयात है, मान लीजिए कुल की बात कर रहे हैं, कुल मतलब कुल प्राप्तियां बोल देते हैं। मान लीजिए कुल प्राप्तियां जो हैं मान लीजिए 1000 की हैं, और कुल भुगतान भारत को जो करना है मान लीजिए 1200 करना है। तो
यहां पर रोल आता है बच्चों समायोजक मदों का, यानी कि आप समायोजक मदों और स्वायत्त मदों के बारे में भी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हो। मैं वो भी वीडियो जोड़ दूंगा बच्चों इस वीडियो में। और आपको बेसिकली बताना है कि इस स्थिति में भारत जो है वो 200 करोड़ का या तो उधार लेगा या क्या करेगा, गोल्ड बेच देगा, गोल्ड बेचेगा, ठीक है, या और कोई रिजर्व है, कोई और फॉरेन कोर्स पड़ा हुआ है उसकी बिक्री करेगा। यानी कि इसके माध्यम से सरकार अपने 200 रुपए को बेचेगी, यानी कि उधार लेगी। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आप देखोगे तो अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन में आ जाएगी। यानी कि वास्तव में संतुलन नहीं हुआ, लेकिन इस स्थिति में जो उधार लिया गया है वो 200 करोड़ का लिया गया, इसलिए भुगतान शेष में 200 करोड़ का घाटा होगा। यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से तो भुगतान शेष घाटे में भी हो सकता है, आधिक्य में भी हो सकता है, संतुलन में भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग दृष्टि से, लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। तो बच्चों ये आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाना है। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है भुगतान शेष किसे कहते हैं, छोटी सी डेफिनेशन आप दे दीजिए। उसके बाद चालू खाता और पूंजी खाते के बारे में आप बता दीजिए ये दोनों क्या होते हैं। उसके बाद आप बताइए कि भुगतान शेष की संरचना किस तरीके की होती है, और आप बताइए कि भुगतान शेष जो है वो समुचित रूप से भुगतान शेष संतुलन में होता है, लेकिन चालू खाते और पूंजी खाते दोनों में ही डिसबैलेंस हो सकता है, असंतुलन हो सकता है। और कैसे ये पूरा होते हैं उसको पूरा करने के लिए जिन मदों का यूज किया जाता है उनको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समायोजक मदें कहते हैं। और किस तरीके से समायोजक मदें इस भुगतान से इसके घाटे को पूरा करती हैं वो आप बताइएगा जरूर। इसके अलावा आप समायोजक मदें, स्वायत्त मदों की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो ये बच्चों पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। अब बच्चों मैं वीडियो में आपको दोनों वीडियो भी जोड़ देता हूं, हालांकि उसमें से एक वीडियो हमारी प्राइवेट भी थी पर हम जोड़ रहे हैं इस बात के लिए क्योंकि आगे भी बच्चों आप हमारी वीडियो को देखिएगा और वीडियो को डाउनलोड भी कीजिए, वीडियो को मतलब ऐप को डाउनलोड भी कीजिएगा और सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ भी नोट्स अवेलेबल हैं बच्चों। वहाँ पे वीडियो सीरीज हम पूरा का पूरा कोर्स करा रहे हैं। तो बच्चों बीपीएससी का पूरा कोर्स करा रहे हैं आपको, आप भी जम के मेहनत कीजिएगा, हम भी आपको अच्छी तरीके से कोर्स कवर कराएंगे बच्चों। और देखिए निरंतर प्रयास आपकी करने की ज़रूरत है और निरंतर प्रयास मेरे करने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा, पेपर 1 पेपर 2। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे कोर्स को भी बाय करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमारी 2 वीडियो जो हैं जो हम इस वीडियो के बाद इसको जोड़ रहे हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भुगतान शेष की संरचना के बारे में। तो भुगतान शेष की संरचना किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बच्चों एक इस तरीके का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। हालांकि भुगतान शेष की संरचना अलग तरीके की भी हो सकती है, लेकिन इसमें हमने क्या बनाया है कि जो भी प्राप्तियां और भुगतान है उनको एक ब्यौरा के रूप में हमने लिख दिया है और उस ब्यौरे के बिहाफ पर ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मदें आती हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भुगतान शेष जो होता है उसको लेखांकन की दृष्टि से हमेशा संतुलन में होता है। देखिए वास्तविक दृष्टि से संतुलन में नहीं होता, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से हमेशा संतुलन में होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोहरी लेखांकन प्रणाली, यानी कि भुगतान शेष लेखांकन की दृष्टि से सदैव संतुलित रहता है। इसका कारण दोहरी लेखांकन प्रणाली है, यानी कि जितनी भी प्राप्ति पक्ष हैं और जो भुगतान पक्ष हैं वो बराबर बराबर होंगे। तो भुगतान शेष में 2 खाते होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। अगर भुगतान शेष के चालू खाते में फायदा है, यानी कि चालू खाते में आधिक्य है, तो पूंजी खाते में घाटा हो जाता है, और अगर चालू खाते में घाटा है तो पूंजी खाते में आधिक्य हो जाता है। और इस तरीके से दोनों को फाइनली हम समायोजित कर देते हैं। तो क्या प्रक्रिया है, क्या क्या तरीका है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि प्राप्तियों में 4 कैटेगरी कर दी, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात यानी कि गैर साधन सेवाएं हैं, विदेशी निवेश आय, ये विदेशी निवेश से जो आय होती है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक और साधन सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा एक पक्षीय अंतरण प्राप्तियां, तो यहाँ पे उनका अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे उनका अमाउंट दिया हुआ है आयात का, यानी कि वस्तुओं का आयात, सेवाओं का आयात, विदेशियों का देश में निवेश पर आय, यानी कि जो विदेशियों ने देश में निवेश किए उन पर आय, और एक पक्षीय अंतरण। तो ये सारे के सारे आइटम चालू खाते में आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करें व्यापार शेष की, तो व्यापार शेष क्या होता है बच्चों? व्यापार शेष किसी देश के दृश्य मदों के निर्यात और दृश्य मदों के आयात का अंतर है, यानी कि अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें तो ये कहलाता है हमारा व्यापार शेष। तो 1 का मतलब है 1000,
और 11 का मतलब है 1100। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें जो है वो -100 है। इसका मतलब जो व्यापार शेष है इसमें घाटा कितने का है? घाटा है हमारा -1000 -100 का। ठीक है, इसका मतलब हम इसको 100 बोल सकते हैं, घाटा है 100 का। तो व्यापार से इसमें घाटा दिखाया गया 100 करोड़ का या 100 रुपीस का, अब जो भी अमाउंट लेना चाहो तो। अगर हम बात करें बच्चों ब्रॉड लेवल पे चालू खाते के शेष की, चालू खाते का शेष, ठीक है, बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं चालू खाते का शेष। तो चालू खाते में क्योंकि दृश्य अदृश्य और एक पक्षांतर सभी प्रकार की मदें आ जाती हैं, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि जितनी भी चालू खाते की प्राप्तियां हैं इसमें से माइनस कर देंगे 8 + 9 + 10 + 11। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि चालू खाता जो है वो 2400 आंसर है जोड़ के, और इधर का आंसर 2500 है। इसका मतलब चालू खाते में घाटा जो है, चालू खाते का घाटा जो है वो भी 100 करोड़ है। ठीक है बच्चों, तो चालू खाते में जो घाटा होता है वही पूंजी खाते में आप कह सकते हो कि एक तरीके का लाभ होता है। तो मैं इसको यहां से ये हटा रहा हूं, थोड़ा सा त्रुटि और भूल चूक ये भी एक कॉलम होता है, लेकिन हम इसकी जगह ये लिख देते सीधा। तो ये हमारा 1000 हो गया। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। हाँ, चालू पूंजी खाते के, पूंजी खाते के शेष की। तो चालू खाते में मान लीजिए आपका जो पूंजी खाता है उसमें 5, 6, 7 यानी कि विदेशों से निवेश, विदेशों से प्राप्त उधार और सोने और संपत्ति की बिक्री, इससे मिलाकर आपकी जो इनकम है वो 1100 है, माइनस विदेशों से निवेश, विदेशों को ऋण और सोने और संपत्ति का क्रय मिलाकर आपकी जो कमाई हुई वो है 1000 हुई। 12 + 13 + 14। तो इस तरीके से क्योंकि इसमें चालू खाते में 100 करोड़ का घाटा है, इसलिए पूंजी खाते में 100 करोड़ का लाभ होगा। अब बच्चों आपको समझने वाली बात यह है क्योंकि जो भुगतान शेष होता है उसमें दोनों को समायोजित कर देते हैं, इसलिए जो भुगतान शेष होगा वो 0 होगा, यानी कि किसी भी तरीके का भुगतान शेष में घाटा नहीं होगा। लेकिन बच्चों समझने वाली बात है, देखिए अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। मान लीजिए कि हमारा आयात जो है वो हो जाता है 100 से बढ़ जाता है, मान लीजिए 200 हो जाता है, 1200 हो जाता है। ठीक है, तो 1200 का मतलब हमने ज्यादा वस्तुओं का आयात किया। अब हमने क्या किया, ये 2600 रुपए का हमारा कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि भुगतान किया, और 2400 होने की वजह से जो घाटा है, अब जो घाटा है, घाटा बढ़कर अब हमारा 2600 हो गया, यानी कि 200 हो गया। अब क्योंकि चालू खाते में 200 का घाटा है, इसलिए पूंजी खाते में भी 200 का आधिक्य होना जरूरी है, तभी तो समायोजित होगा। यानी कि जैसे ही चालू खाते में घाटा आया, अब बारी आ जाएगी पूंजी खाते की। अब देखिए, पूंजी खाते में विदेशों से निवेश किया 500 का, विदेशों से उधार प्राप्त किया 400 का, और सोने और संपत्ति की बिक्री की 200 की। यानी कि अभी आप देखोगे तो जो कुल प्राप्तियां हैं वो 1100 हैं, लेकिन हमें कुल प्राप्तियां 1200 करनी है, इसलिए हमें उधार में वृद्धि करनी पड़ेगी या सोने को बेचना पड़ेगा। यानी कि जितना हमारा घाटा हुआ उसे पूरा करने के लिए हो सकता है कि हमारा उधार जो है वो 500 कर दिया जाए, जिससे कि ये फिर से 1200 हो जाए, और दोनों इसका जो घाटा है और इसका आधिक्य बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि चालू खाते में जो बैलेंस, चालू खाते में
जो डिसबैलेंस होता है, अब मान लीजिए आपने ज्यादा आयात किया तो आपको यहां पे ऋण देना पड़ेगा, अगर ये वैल्यू कम है तो आप गोल्ड खरीद लोगे या ऋण दे दोगे। तो कहने का सिंपल सरल मतलब ये है बच्चों कि भुगतान शेष जो है वो क्या करता है, उसमें जो भी हमारा डिसबैलेंस होता है उसको पूरा कर दिया जाता है पूंजी खाते में, या तो उधार लेकर या सोना बेचकर। इसका मतलब मैं आपको वापस वही कर देता हूं ताकि हमारी कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए ये 1100 ही था, ठीक है, ये 2500 ही कर लेते हैं और ये घाटा जो है वो 100 का ही रख लेते हैं, क्योंकि हमें ना आपको कंसेप्ट समझाना था। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। कहने का सिंपल मतलब यह है कि अगर आपका आयात में वृद्धि होती है, अगर आयात में वृद्धि होती है तो चालू खाते का जो घाटा है, चालू खाता के घाटे में वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है इस घाटे को पूरा करने का तो लास्ट में आपको अपनी उधार में वृद्धि करनी पड़ेगी या फिर गोल्ड बेचना पड़ेगा, उधार में वृद्धि करनी पड़ेगी। और उधार जो है ना वो एक तरीके से समायोजक है, समायोजक। इसका मतलब हो सकता है कि वास्तव में आपने उधार ना लिया हो, लेकिन खातों को समायोजित करने के लिए, खातों को बराबर करने के लिए यहां पर 1000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है उधार में, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बराबर बना रहे। यानी कि भुगतान शेष जो है वो लेखांकन की दृष्टि से हो सकता है कि वो 0 हो, पर वास्तविक दृष्टि से भुगतान शेष में घाटा हो सकता है, भुगतान शेष में घाटा हो सकता है। रियल सेंस में कब घाटा होगा? जब उधार में वृद्धि हो, ठीक है, या गोल्ड को बेचना पड़ जाए, बेचना पड़े। क्यों बेचना पड़े? ताकि खातों को समायोजित किया जा सके। तो बच्चों इस तरीके की भुगतान शेष की संरचना होती है कि इसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में आधिक्य भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है, पूंजी खाते में भी सरप्लस भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते द्वारा समायोजित कर दिया जाता है, यानी कि जितना इसके अंदर घाटा आएगा, वृद्धि होगी, उतना इसमें वृद्धि करके पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बराबर कर देंगे। तो बच्चों इसी आधार पर 2 प्रकार की मदों की हम तुलना करते हैं या कहते हैं कि 2 प्रकार की मदें होती हैं। एक तो होती है स्वायत्त मदें, दूसरी होती है समायोजक मदें। तो समायोजक मदें वो मदें होती है जिनका उद्देश्य जो होता है वो भुगतान शेष खाते के अंदर जो डिसबैलेंस हो गया है उसको केवल और केवल समायोजित करना होता है। तो इसके बारे में बच्चों हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको स्वायत्त मदें और समायोजक मदों के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में डिटेल करा देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि व्यवहारिक दृष्टि से भुगतान से इसमें घाटा भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए आपने इतना उधार लिया है 400 का, तो हो सकता है इसमें से केवल 100 करोड़ का उधार ही वास्तविक हो, बाकी का 300 करोड़ का उधार सिर्फ इसलिए लिया गया हो ताकि खातों के दोनों पक्षों को बराबर किया जा सके। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भुगतान से इसकी संरचना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी बच्चों, क्योंकि इसमें डिटेल वाइज यही है कि जो चालू खाता और पूंजी खाता कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी मदें आती हैं और किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाता है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में आपने पढ़ा था भुगतान से इसकी संरचना में 2 प्रकार की मदें आती हैं, समायोजक मदें और स्वायत्त मदें। तो समायोजक मदों का उद्देश्य होता है वो भुगतान शेष खाते के असंतुलन को दूर करना होता है। तो अब हम इसी बात को अब डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 तरीके के खाते हमने बताए थे पिछली वीडियो में, जिसमें भुगतान शेष का चालू खाता हुआ करता था, पूंजी खाता होता था। और जैसे ही ये 1100 से बढ़कर 1200 होता है, यानी कि 100 का असंतुलन बढ़ता है, ठीक है, उसी की वजह से आप क्या करते हो, यहां पे भी 100 के संतुलन को बढ़ा देते हो। यानी कि यहां पे जितना आपने घाटा हुआ, 100 का घाटा ज्यादा हुआ क्योंकि आपने ज्यादा 100 का आयात किया, तो यहां पे आप उतना ही उधार ले लोगे ताकि खातों में बैलेंस हो जाए। तो इसी आधार पर बच्चों स्वायत्त मदें और समायोजक मदें होती हैं। देखिए उधार की बात कर रहे हैं, अब उधार की बात करें तो उधार से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए उधार जो है वो स्वायत्त भी हो सकता है
और समायोजक भी हो सकता है। अगर आपने वास्तव में उधार लिया है, वास्तव में उधार लिया है, ठीक है, तो आपका वो स्वायत्त मदे है। मान लीजिए आपने मेट्रो बनाने के लिए उधार लिया या बुलेट के लिए उधार लिया, लेकिन आपके उधार का उद्देश्य केवल खातों को समायोजित करना है, तो इसको बोलते हैं समायोजक मदे। तो स्वायत्त मदे क्या होती है बच्चों? ये सारी की सारी जो मदे हैं ये स्वायत्त मदे हैं, ये सारी की सारी मदे स्वायत्त मदे हैं। अब ये जो मदे हैं ये स्वायत्त मदे हैं। यहाँ पे स्वायत्त मदे क्या होती है? स्वायत्त मदे उन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सौदों को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना या ब्याज कमाना होता है। यानी कि ये वास्तविक सौदे होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना या ब्याज कमाना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप विदेशों को सामान बेचते हो तो लाभ कमाने के लिए बेच रहे हो। भुगतान से इसकी अनुकूलतम स्थिति और प्रतिकूल स्थिति से इन स्वायत्त मदों का कोई लेना देना नहीं होता और इनको आमतौर पर रेखा से ऊपर की मदें कहते हैं क्योंकि ये ऊपर आती हैं। और ये जो है मदें ये चालू खाते में भी आती है और पूंजी खाते में भी आती है। समायोजक मदों की बात करें बच्चों तो समायोजक मदें वे होती है जिनका उद्देश्य भुगतान से इसकी असंतुलन की स्थिति को दूर करना, यानी कि प्रतिकूल और अनुकूलतम स्थिति को दूर करके एक संतुलन स्थापित करना है। जैसे मान लीजिए, चलिए अगर आपने विदेशों में एक पक्षीय अंतरण भुगतान आपका कम हो गया, मान लीजिए 100 रुपये का हो गया है ना, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ? आपको नुकसान हो रहा है। जब नुकसान हो रहा है इस केस में, उस केस में आप भुगतान है, ये भुगतान आपका मान लीजिए ये था 400 की जगह चलिए 600 करोड़ का हो गया, तो नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई आप इस तरीके से करोगे, तो जिन आइटम से भरपाई की जाती है, जिन आइटम से खातों को बराबर किया जाता है, उसको बोलते हैं समायोजक मदें। यानी कि समायोजक मदों का उद्देश्य होता है भुगतान से इसके असंतुलन को दूर करके एक तरीके से संतुलन स्थापित करना। इसमें वास्तविक आर्थिक सौदों को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि ये जो वास्तविक सौदे हैं उनको समायोजन में शामिल नहीं किया जाता। आमतौर पर समायोजन में शामिल होता है उधार और सोने का क्रय विक्रय, गोल्ड, इसको क्रय यानी कि गोल्ड या अन्य प्रतिभूतियों को, जिसका उद्देश्य, जैसे मान लीजिए आपके भुगतान से इसमें आपका घाटा 50,000 करोड़ का हो गया, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपके 50,000 करोड़ कहीं से आ जाए पर नहीं आ पा रहे, तो आप उधार मान लोगे या वो देश मान लेगा कि आपको उधार दिया या आप मान लोगे कि आपने उधार लिया है। इसी तरीके से आप हो सकता है गोल्ड को बेच दो, है ना। तो ये जो समायोजक मदें हैं ये केवल भुगतान से इसके असंतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए होती हैं। इनका वास्तविक सौदे में इनको शामिल नहीं किया जाता और ना ही इन समायोजक मदों का उद्देश्य लाभ कमाना या ब्याज कमाना होता है। इसी तरीके से इसको समायोजन मदों को रेखा से नीचे की मदें कहते हैं, नीचे वाली मदें। और इन मदों का भुगतान से इसके केवल पूंजीगत खाते में शामिल किया जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि स्वायत्त मदें जो होती है वो तो चालू खाते में भी आ सकती है, पूंजी खाते में भी आ सकती हैं, लेकिन जो समायोजक मदें हैं वो पूंजी खाते में ही आती है। इसीलिए कहा जाता है कि भुगतान से इसके खाते में चालू खाता जो है उसमें संतुलन भी हो सकता है, आधिक्य भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। तो भुगतान से इसका जो चालू खाता होता है उसमें आधिक्य भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, लेकिन आधिक्य और घाटे को पूंजी खाते द्वारा समायोजित किया जाता है, क्योंकि जो भी समायोजक मदें होती हैं वो सारी की सारी पूंजीगत खाते में आती हैं। तो बच्चों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भुगतान से इसकी दो प्रकार की मदें होती हैं, स्वायत्त मदें और समायोजक मदें। स्वायत्त मदें वास्तविक मदें हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और समायोजक मदों में वो मदें आती हैं जिनका उद्देश्य भुगतान से इस खाते के असंतुलन को दूर करना होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भुगतान से इसमें आधिक्य तब होगा जब आपको उधार देना पड़े देकर या गोल्ड को क्रय करके आपका भुगतान से इसमें संतुलन स्थापित होता है, और घाटा तब होगा जब आपको गोल्ड उधार लेना पड़ता है या गोल्ड को बेचना पड़ता है। तो इस तरीके से भुगतान से इसमें असंतुलन हो सकता है, घाटा और लाभ दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से भुगतान से संतुलित रहते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से भुगतान से जो है वो संतुलन में आ जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।